morning, students. Today we are going to start a chapter number 2, that is the 5-year plans in India. What are its goals and achievements? In this chapter we are going to study what is the economic planning, need for planning in India, directive planning and comprehensive planning, types of economies, that is a capitalist economy, socialistic economy and mixed economy. Then long-term and short-term goals of planning in India, features of economic policy pursued under planning till 1991, success of planning and failures of planning in India. Firstly, we will start what is the meaning of economic planning or what is the economic planning. According to the Planning Commission, economic planning means utilization of country's resources in different development activities in accordance with national priorities. Economic planning क्या होता है कि जो भी कंट्री के रिसोर्सेज हैं उन्हें कंट्री की प्रायोरिटीज़, कंट्री के वेलफेयर के लिए जहाँ पे पहले उनकी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटीज़ के बेसिस पे कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं उन्हें यूटिलाइज़ करना ताकि कंट्री की अलग अलग एक्टिविटीज़ की डेवलपमेंट हो सके. सो इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स, इकोनॉमिक प्लानिंग का क्या मतलब है, जो कंट्री के रिसोर्सेज हैं उन्हें अच्छे से यूटिलाइज़ करना, किस चीज़ के लिए, इकॉनमी की डेवलपमेंट के लिए, उनकी एक्टिविटीज़ की डेवलपमेंट के लिए. किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, नेशनल प्रायोरिटीज़ को, देश की जो प्रायोरिटीज़ है उसको ध्यान में रखते हुए हमने इकॉनमी को डेवलप करना है और कंट्री के रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करते हुए हमने उसे डेवलप करना है. ठीक है. सो इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स रेफर्स टू अ सिस्टम अंडर विच सेंट्रल अथॉरिटी लाइक प्लानिंग कमीशन इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस सेट्स a set of targets and specify the set of programs and policies to achieve those targets within a specified period of time. The principal focus is on the rational management of the scarce resources. इसमें ओवरऑल क्या बताया गया है कि जो हमारे पास कम रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, उन्हें प्रॉपर यूटिलाइज़ करते हुए हमने जो इकॉनमी की जो डेवलपमेंट करनी है, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से, प्लानिंग कमीशन की तरफ से कुछ टारगेट सेट किए गए हैं, जो प्रोग्राम्स और पॉलिसी सेट की गई है, उन्हें अचीव करते हुए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमने उन्हें पॉलिसीज़ को अचीव करना, उन टारगेट्स को अचीव करना और जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है उनको प्रॉपर यूटिलाइज़ करना, मैक्सिमम उनका यूटिलाइज जो है वो करना. ठीक है. नेक्स्ट इज नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया. इंडिया में प्लानिंग की क्या ज़रूरत है. इंडिया इनहेरिटेड फ्रॉम अ ब्रिटिश अ बैकवर्ड एंड स्टेगनेंट इकॉनमी. इंडिया ने बैकवर्ड और स्टेगनेंट इकॉनमी, जो हमने पिछले चैप्टर में बात की है कि इंडिया की इकॉनमी बहुत बैकवर्ड है, स्टेगनेंट है, रुकी हुई है, प्रॉपरली डेवलप नहीं कर रही थी उस टाइम पे. तो इंडिया ने उस टाइम पे ब्रिटिश से ये वाली इकॉनमी, जो बैकवर्ड और स्टेगनेंट इकॉनमी, इनहेरिट की थी. इट वॉज बैकवर्ड एज द लेवल ऑफ आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी वर लो. ये बैकवर्ड क्यों थी? क्योंकि उस टाइम पर जो आउटपुट का लेवल था वो भी काफ़ी कम था और जो प्रोडक्टिविटी है वो भी काफ़ी कम थी. इट वॉज स्टेगनेंट एज द जीडीपी ग्रोथ वॉज स्टडी और एक्सट्रीमली लो. और ये स्टेगनेंट क्यों थी, रुकी हुई क्यों थी? क्योंकि जो इंडिया की जीडीपी है, ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्ट है, वो भी अच्छे से ग्रो नहीं कर रही थी, बहुत ही कम थी. सच एन इकॉनमी कुड नॉट बी लेफ्ट टू द मार्केट focus of supply and demand to trace the path of growth and development. It needed a big push of investment spotted by the government, hence the resources, hence the recourse to economic planning. उस टाइम पे जो इकॉनमी है इतनी अच्छी नहीं थी कि वो सप्लाई, प्रोडक्ट्स की सप्लाई डिमांड पे ध्यान दे सके या अपनी जो इकॉनमी उसे ग्रो कर सके, उसकी डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि उस टाइम पे अपनी इकॉनमी को, इंडिया की इकॉनमी को काफ़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, गवर्नमेंट के सपोर्ट की ज़रूरत थी, जो कि उस टाइम पे उन्हें नहीं मिल रही थी. सो इस वजह से इंडिया को प्लानिंग की ज़रूरत थी कि उन्होंने अपना जो अपनी इकॉनमी उसे कैसे डेवलप करना है. उस टाइम पे दो तरह के प्लान्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए थे, डेट इज़ अ डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कम्प्रिहेंसिव प्लानिंग. फर्स्ट वन इज अ डायरेक्टिव प्लानिंग. डायरेक्टिव प्लानिंग क्या होता है? इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच प्लानिंग इज इंट्रोड्यूस्ड जस्ट टू डायरेक्ट द फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड सो दैट द सिस्टम डज नॉट गो वेवर्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. कि डायरेक्टिव प्लानिंग क्या है कि जिसका मेन मोटिव सिर्फ डायरेक्शन देना है कि हमने फोर्सेज को, मतलब गुड्स और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कितना क्या सप्लाई करनी है और क्या कितनी डिमांड करनी है, और इसका मेन मोटिव सिर्फ यही था कि हमारे जो इक्विलिब्रियम है वो लेवल जो है मेंटेन रह सके. इन सच अ प्लानिंग देयर इज़ नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ. उस टाइम पे गवर्नमेंट, स्टेट का यहाँ पे मतलब है गवर्नमेंट का कोई भी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं थी कि मतलब वो सोसाइटी की ग्रोथ में, जो कंट्री की ग्रोथ है, इकॉनमी की ग्रोथ है, उसमें किसी भी तरह की पार्टिसिपेशन कर सके. इट इज़ मोर लाइकली डायरेक्टिंग द प्राइवेट सेक्टर विद रिगार्ड्स टू अ सेट ऑफ डूज एंड डोंट्स
so that the national interest doesn't suffer while individual gains are allowed to be maximized. उस समय पे जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, उनका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन तो नहीं थी, पर वो कुछ रूल्स सेट कर देते थे कि आप ये कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते, जिससे जो नेशनल इंटरेस्ट है, लोगों का इंटरेस्ट है, वो उसे किसी भी तरह का कोई जो चेंज है वो नहीं होता था, कुछ प्रॉब्लम सफ़र नहीं करनी पड़ती थी, पर हाँ इंडिविजुअल गेन्स जो है वो मैक्सिमाइज ज़रूर होती थी उससे। डायरेक्टिव प्लानिंग इज़ परस्यूड इन कैपिटलिस्ट इकॉनमी। डायरेक्टिव प्लानिंग जो है मैक्सिमम वो कैपिटलिस्ट इकॉनमी में ही यूज़ की जाती है। नेक्स्ट इज़ अ कंप्रिहेंसिव प्लानिंग। कंप्रिहेंसिव जो है वो सेकेंड टाइप है प्लानिंग की। ऑन द अदर हैंड इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच गवर्नमेंट हरसेल्फ पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कंप्रिहेंसिव प्लानिंग क्या होती है? जहाँ पे गवर्नमेंट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होती है ग्रोथ और डेवलपमेंट में, इकॉनमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में, जहाँ पे गवर्नमेंट की डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होती है। कंप्रिहेंसिव प्लानिंग इज़ परस्यूड इन सोशलिस्ट इकॉनमी एज वेल एज मिक्सड इकॉनमी। ऐसी प्लानिंग कहाँ पे यूज़ होती है? जहाँ पे सोशलिस्ट इकॉनमी हो या फिर मिक्सड इकॉनमी हो। जो डायरेक्टिव प्लानिंग है वो कैपिटलिस्ट इकॉनमी में यूज़ होती है, और जो कंप्रिहेंसिव प्लानिंग है वो सोशलिस्ट और मिक्सड इकॉनमी में यूज़ होती है, जहाँ पे सोसाइटी को इम्पोर्टेंस दी जाती है। In case of mixed economies like India, both private and public sector coexist as an agent of growth. अब इंडिया जैसे कि मिक्स्ड इकॉनमी है, और ऐसी इकॉनमीज में क्या होता है कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों ही ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों ही ग्रोथ में एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, ताकि हमारी सोसाइटी जो इकॉनमी जो है वो ग्रो कर सके। While individual gains are allowed to be maximized as under capitalism, social gains are fostered through the direct participation of the state as under socialism. क्योंकि जैसे कि हमने उसमें पहले बात की है डायरेक्टिव प्लानिंग में कि कैपिटलिस्ट इकॉनमी में मेन मोटिव क्या होता है? इंडिविजुअल गेंस को इंक्रीज करना। पर सोशलिस्ट इकॉनमी में इसमें क्या मोटिव होता है कि सोशल गेंस में सोसाइटी के गेंस जो हैं या ओवरऑल गेंस जो है उस पर फोकस किया जाता है, उसे इंक्रीज करने की कोशिश की जाती है। थर्ड नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स कितनी तरह की होती है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पे हमने पिछले टॉपिक में बात की है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में डायरेक्टिव प्लानिंग की जाती है और सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी में कंप्रिहेंसिव प्लानिंग की जाती है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? A capitalist economy is defined as the one which means of production are owned by the individuals and the individuals are free to take their economic decision as guided by the principle of profit maximization। कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पे इंडिविजुअल्स जो है वो प्रोडक्शन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑ कर लेते हैं, मतलब कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के वो ऑनर होते हैं, और इंडिविजुअल्स क्योंकि वो इंडिविजुअल्स होते हैं कि कोई भी पर्सन जो है प्रोडक्शन कर सकता है, तो फिर वो अपने जो डिसीज़न है, अपनी इकॉनमी से रिलेटेड डिसीज़न जो है वो खुद से, अपने बिजनेस से रिलेटेड डिसीज़न वो सारे खुद से लेते हैं। बस उनका मेन प्रिंसिपल क्या होता है? अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। अब इसके फीचर्स क्या हैं? दे आर प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कि जितने भी प्रोडक्शन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उस पर प्राइवेट ऑनरशिप होती है, गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं होता। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड इन मैनर सच दैट द प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज। उनका मेन मोटिव यही होता है, जो इंडिविजुअल्स होते हैं जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑ करते हैं, ऑनर होते हैं, उनका मेन मोटिव सिर्फ यही होता है कि वो अपने प्रॉफिट को किससे मैक्सिमाइज करें। द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज़ लार्जली कन्फाइंड टू द मेंटेनेंस ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस ऑफ द कंट्री। और जो गवर्नमेंट का रोल है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि लॉज और ऑर्डर्स में को मेंटेन करना है, कानून बनाने, रूल्स रेगुलेशंस बनाने, और कंट्री के डिफेंस की तरफ उनकी उसकी मेंटेनेंस में उनका मेन ध्यान रहता है। उनका सिर्फ इतना ही काम होता है। अब मेरिट्स क्या हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के? द प्रिंसिपल मेरिट ऑफ दिस सिस्टम इज़ डैट इट प्रमोट्स सेल्फ इंटरेस्ट। अब जहाँ पे मेरा अपना इंटरेस्ट है तो मैं उसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत एक्टिविटीज़ परफॉर्म करूँगी, ठीक है। मेरा बिज़नेस है, मैं अपने बिज़नेस को अपने इच्छा से चला सकती हूँ, मुझे किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कुछ इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है, तो मैं अपना काम अपनी मर्ज़ी से कर सकती हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकती हूँ, जिससे कि हमारी GDP ग्रो करेगी। असल रेट मतलब कि हाई रेट से इंक्रीज़ कर सकते हैं। डीमेरिट्स क्या हैं? द प्रिंसिपल डीमेरिट ऑफ दिस सिस्टम इज़ डैट इट इग्नोर्स कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। और इसका सबसे बड़ा डीमेरिट क्या है कि ये सोसाइटी का वेलफेयर, जो कलेक्टिव इंटरेस्ट है, सोसाइटी का वेलफेयर है, जो कि इंडिया में किया जाता है, उस इस पॉइंट को इग्नोर करते हैं। ओनली दोज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड विच यील्ड हाई प्रॉफिट।
और जो इंडिविजुअल्स हैं सिर्फ वही गुड्स प्रोड्यूस करते हैं जिससे उन्हें प्रॉफिट होती है, बल्कि उसकी वो प्रोड्यूस नहीं करते जिससे सोसाइटी में कोई डेवलपमेंट हो या सोसाइटी की जो नीड्स को फुलफिल करे। ऐसा उनका कोई मोटिव नहीं होता। उनका मेन मोटिव यही होता है कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन इज डायरेक्टेड टू सेफ्टी नीड्स ऑफ द रिच, द पुअर पीपल सफर deprivations, there is a growth without social justice। तो ऐसी जो इकॉनमी, कैपिटलिस्ट जो इकॉनमी होती है, इसमें क्या है कि सिर्फ वही गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं जिसकी ज़रूरत अमीरों को होती है। गरीबों के लिए गुड्स वगैरह कोई नहीं प्रोड्यूस करता क्योंकि उनसे उन्हें किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं होता। तो ऐसी इकॉनमी जो है ये प्रॉफिट तो अर्न करती है, पर इसमें सिर्फ अमीर लोगों, जो रिच पीपल है, सिर्फ उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश की जाती है। पुअर पीपल को जो है एक तरह से इग्नोर कर दिया जाता है, और इस तरह की ग्रोथ जो वो सोशल जस्टिस के खिलाफ होती है। नेक्स्ट इज द सोशलिस्ट इकॉनमी। सोशलिस्ट इकॉनमी क्या होती है? अ सोशलिस्ट इकॉनमी इज द इकॉनमी इन विच देयर इज द सोशल ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय सम सेंट्रल अथॉरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट विद द व्यू ऑफ मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। कि ऐसी इकॉनमी जहाँ पे जो प्रोडक्शन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सोशल ऑनरशिप होती है, मतलब कि प्राइवेट ऑनरशिप की बजाय वहाँ पे जो है एक सोसाइटी की ऑनरशिप होती है, गवर्नमेंट की ऑनरशिप होती है, पब्लिक की ऑनरशिप होती है। मतलब कि उसका 50% से अबव का शेयर जो है वो पब्लिक के पास होता है, जनरल पब्लिक के पास होता है, और जिसका मेन मोटिव क्या होता है कि वो सोसाइटी के वेलफेयर को इंक्रीज़ कर सकें। ठीक है, फीचर्स क्या है इसके? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर कलेक्टिवली ऑन्ड बाय द सोसाइटी एज अ होल। कि मैक्सिमम जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सोसाइटी के पास होते हैं, पब्लिक के पास होते हैं, मैक्सिमम शेयर जो है उस कंपनी के पब्लिक के पास होते हैं, और देयर इज अ पब्लिक ऑनरशिप ऑफ द मीन ऑफ प्रोडक्शन। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के जो प्रोडक्शन बिजनेस है उसकी मैक्सिमम ऑनरशिप जो है वो पब्लिक के पास होती है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज इन मैनर सच दैट सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमाइज। क्या कि जो बिजनेसेस है, प्रोडक्शन हाउसेज है, उनको ऐसे यूटिलाइज किया जाता है कि सोसाइटी के वेलफेयर को इंक्रीज़ किया जा सके। देयर इज़ अ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज़ नॉट मेयरली कन्फाइंड टू लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस। कह रहे कि जो गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन, वो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होती है प्रोडक्शन में। इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है या फिर ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट का जो अधिकार है वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर और डिफेंस तक रहे, बल्कि उनका जो अधिकार है प्रोडक्शन पे भी होता है, और सोसाइटी के वेलफेयर में भी उनकी पूरी पार्टिसिपेशन होती है। मेरिट्स। सोशलिस्ट इकॉनमी अचीव्स इक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसका मेन मोटिव क्या होता है कि ये सोसाइटी में एक इक्वालिटी, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में भी इक्वालिटी लाने की कोशिश करते हैं। ग्रोथ प्रोसेस बिकम इंक्लूसिव एंड इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। जो ग्रोथ प्रोसेस है ये भी क्या होती है? इंक्लूसिव होती है, और ये सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करती है। डीमेरिट्स क्या है? द प्रिंसिपल डीमेरिट इज डैट जीडीपी रिमेन्स अ स्लो प्रोसेस। जो जीडीपी की ग्रोथ है वो जो है स्लो प्रोसेस से होती है, ज़्यादा जल्दी जीडीपी इंक्रीज़ नहीं करती, बल्कि धीरे धीरे जीडीपी इंक्रीज़ करती है। दिस इज़ बिकॉज प्रोडक्शन इज़ नॉट डायरेक्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसका मेन रीज़न क्या है कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन है इसका मेन मोटिव से कैपिटल मैक्सिमाइज करना नहीं होता, बल्कि इसका मोटिव क्या होता है? इक्वालिटी लाना और जस्टिस मेंटेन करना और सोसाइटी का वेलफेयर करना। इसकी वजह से, क्योंकि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो ये धीरे धीरे ग्रो करती है, क्योंकि इन्होंने पुअर सेक्टर को उसके साथ जो रिच सेक्टर है उनके साथ कंबाइन करके चलना होता है। थर्ड वन इज़ अ मिक्स्ड इकॉनमी। मिक्स्ड इकॉनमी में क्या है? वेयर द फीचर्स ऑफ बोथ इकॉनमीज आर देयर। जहाँ पे दोनों इकॉनमीज़ के फीचर्स होते हैं, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक ऑनरशिप दोनों ही होती है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन डिसीजन आर गवर्न लार्जली बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बट नॉट विदाउट चेक्स एंड बैलेंस ऑफ सोशल जस्टिस। क्या कि इसमें हम मेन मोटिव यही होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, पर इसका सेकंड मोटिव जो है वो ये भी होता है कि वो सोसाइटी के वेलफेयर की तरफ भी ध्यान दें। साइलेंट फीचर्स क्या है मिक्स्ड इकॉनमी के? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ऑन बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर एज वेल एज द गवर्नमेंट। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ये 50% या इसका कुछ पार्ट जो है गवर्नमेंट के पास होता है और कुछ पार्ट जो है वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के पास होता है। इन प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन डिसीजन आर गवर्न बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वाइल इन द पब्लिक सेक्टर सोशल जस्टिस रूल्स आर रूल्स।
क्या है कि जो जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर वर्क कर रहा है, जो डिपार्टमेंट प्राइवेट सेक्टर के पास है वहाँ पे उनका मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाता है, और जो सेक्टर पब्लिक के पास है उसका मोटिव जो है वो सोशल वेलफेयर हो जाता है. बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. कहते कि दोनों का मेन जो सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोडक्शन में, प्राइवेट सेक्टर का भी और पब्लिक सेक्टर का भी. नेक्स्ट इज द मेरिट्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी के क्या मेरिट्स हैं? The principal merit of mixed economy is that it combines the merits of capitalist as well as socialist economy. इसमें दोनों इकोनॉमीज़ के जो बेनिफिट्स हैं, जो मेरिट्स हैं, वो इसमें आते हैं. On the one hand, GDP growth is encouraged because private entrepreneurs are free to focus on profit maximization. क्योंकि GDP growth जो है वो encourage करती है, GDP जो है हाई रेट में इंक्रीज़ करती है, क्योंकि जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं उनका मेन मोटिव से प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है. वे ऑन द अदर हैंड सोशल जस्टिस और इक्वालिटी इज प्रमोटेड बिकॉज द गवर्नमेंट सेक्टर प्लेसेस हाई प्रायोरिटी ऑन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर. है कि दूसरी जगह पे जो जब गवर्नमेंट सेक्टर है उनका मेन मोटिव यही होता है कि सोसाइटी के वेलफेयर को इंक्रीज़ किया जा सके. सो जो सोशल जस्टिस पॉइंट है वो भी, उसे भी प्रमोट किया जाता है. जो सोसाइटी में इक्वालिटी लाने की कोशिश की वो भी की जाती है. नेक्स्ट इज द डीमेरिट्स. अब इसके डीमेरिट्स क्या हैं? द प्रिंसिपल डीमेरिट्स ऑफ इज दैट द गवर्नमेंट सेक्टर इज ऑफन इन्फ्लिक्टेड विद द करप्शन लीडिंग टू द लो लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी. क्योंकि जो गवर्नमेंट सेक्टर है ये करप्शन से भरा होता है, जिसकी वजह से एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी जो है अच्छे से इंक्रीज़ नहीं कर पाती. इट इज़ ऑइंग टू दिस डिमेरिट दैट द मिक्स्ड इकोनॉमी लाइक इंडिया इज ग्रेजुअली ऑप्टिंग फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइज. क्या है कि यही मेन रीज़न है कि आज के टाइम में जो मिक्स्ड इकोनॉमीज़ हैं लाइक इंडिया जैसी कंट्रीज जो है ये प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश कर रही हैं ताकि इसकी इकॉनमी को डेवलप किया जा सके. इट मे बी नोटेड दैट most economies in the world are now mixed economies where production decisions and are governed largely by the market forces of demand and supply but are regulated by way of direct or indirect intervention by the government. क्योंकि आजकल के टाइम में जो मैक्सिमम इकोनॉमीज़ हैं वो मिक्स्ड इकोनॉमीज़ हैं दुनिया में, और इसमें क्या किया जाता है कि प्राइवेट जो एंटरप्राइजेज और मार्केट फोर्सेस जो डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल करते हैं उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन का डिसीजन लिया जाता है, और जहाँ पे गवर्नमेंट की भी साथ के साथ इंटरवेंशन जो होती है डायरेक्ट कंट्रोलिंग या इनडायरेक्ट कंट्रोलिंग चलती रहती है. अब इंडिया के जो प्लानिंग है लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया की जो प्लानिंग्स चल रही हैं उसमें लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, अब आगे हम इसकी स्टडी करेंगे. लॉन्ग टर्म गोल्स आर कॉमनली टू ऑल द 5-year plans and are therefore gradually studied in common goals of 5-year plans or objectives of planning. क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होते हैं, जो 5-year plans होते हैं, जैसे हमारी गवर्नमेंट है वो 5 years के लिए आती है हमारी कंट्री में, जिस तरह कि आजकल बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, तो इनके जो स्ट्रेटजीज होती है लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं वो 5 year के प्लान्स होते हैं, इससे ज़्यादा बड़े के प्लान्स नहीं होते. 5 years के जो प्लान होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे इसमें. और शॉर्ट टर्म गोल्स आर प्लान स्पेसिफिक एंड आर जनरली स्टडीड इन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान्स. और जो शॉर्ट टर्म गोल्स है वो हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान्स में पढ़ेंगे, जो लॉन्ग टर्म्स है वो हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग्स में पढ़ेंगे, और जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान्स में स्टडी करेंगे. Depending on the ground realities, each plan is designed as a distinct plan with a distinct set of objective. कि हर प्लान जो भी डिज़ाइन किया जाता है वो उसके जो बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है उसके ऑब्जेक्टिव्स पे ही डिफाइन करता है. ठीक है. नेक्स्ट इज एक इसमें क्वेश्चन है, व्हाई शुड प्लान्स हैव गोल्स? विदाउट गोल्स देयर इज़ नो प्लानिंग. कह रहे कि अब हमने अपने प्लानिंग चैप्टर किया है बिजनेस स्टडीज़ में, तो वहाँ पे आपको प्लान्स के बारे में बताया गया कि प्लानिंग क्या होती है, शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं. अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया, व्हाई शुड प्लान्स हैव गोल्स? प्लान्स के गोल्स क्यों होते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव्स क्यों डिसाइड किए जाते हैं? क्योंकि अगर हम, जैसे कि हमने बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा था, अगर ऑब्जेक्टिव्स डिफाइंड है तो हमें प्लानिंग करने में ईज़ होगी, पर अगर हमारा ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता, हमारा एंड रिजल्ट ही नहीं पता, तो हम प्लान किसके लिए करेंगे? सो प्लानिंग जो है वो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा एंड रिजल्ट जो गोल्स है वो हमें डिफाइंड हो. सो आंसर क्या है इसका? विदाउट गोल्स देयर इज़ नो प्लानिंग. गोल्स के बिना, ऑब्जेक्टिव्स के बिना कोई किसी भी तरह की प्लानिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है. इनफैक्ट प्लानिंग इज डिफाइंड एज अ स्ट्रेटजी दैट डिफाइंस how to allocate the country's scarce resources to different uses with a view to achieving a given set of goals. है कि प्लानिंग को कैसे डिफाइन किया जाता है?
हम सिंपल वर्ड्स में पहले कहते हैं, फिर बाद में हम ये डेफिनेशन करेंगे स्कार्स रिसोर्सेज वाले, क्योंकि हमें पता ही नहीं हमने एंड रिजल्ट क्या है। अब जैसे आप +2 कर रहे हो तो आपका एंड रिजल्ट है आपने +2 में पास होना है, अच्छे नंबर से पास होना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग स्टडी करोगे। पर अगर आपने डिसाइड ही नहीं किया कि हमने +2 पास करनी है कि नहीं करनी, तो क्या आप उसके बारे में +2 की स्टडी कर पाओगे? आपके सामने +2 की बुक्स पढ़ी है, +1 की बुक्स पढ़ी है, बीकॉम की बुक्स पढ़ी है, बीबीए की बुक्स पढ़ी है, बीएससी की बुक्स पढ़ी हैं। अगर आपने डिसाइड ही नहीं किया आपने क्या करना है, तो आप कौन सी बुक्स स्टडी करोगे? आप नहीं कर पाओगे कुछ भी स्टडी। पर अगर आपके पास डिफाइंड है कि हाँ हमने +2 के पेपर क्लियर करने, तो आप +2 की बुक्स उठा के पढ़ना शुरू कर दोगे। अगर आपका डिसाइड है हमने बीकॉम के पेपर क्लियर करने, तो आप बीकॉम की बुक्स स्टडी करोगे। सो अगर आपके गोल्स डिसाइड है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड है, आपने क्या काम एंड रिजल्ट आपका क्या चाहिए वो डिसाइड है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म प्लान्स बना के उसे अचीव करने की कोशिश करोगे। सेम इससे प्लानिंग क्या होती है, जो यहाँ पे बुक में डेफिनेशन दी हुई है। इनफैक्ट प्लानिंग इज डिफाइंड एज अ स्ट्रेटेजी। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग को भी एक स्ट्रेटेजी की तरह डिफाइन किया जाता है, एक लॉन्ग टर्म प्लान के अकॉर्डिंग डिफाइन किया जाता है। डेट डिफाइंस हाउ टू एलोकेट द कंट्री स्कार्स रिसोर्सेज टू डिफरेंट यूज विद अ व्यू ऑफ अचीविंग अ गिवन सेट ऑफ गोल्स। कि जो कंट्री के स्कार्स रिसोर्सेज हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन्हें इस तरह यूज़ करना कि जो भी हमारे गोल्स हैं, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्हें हमने कैसे अचीव करना है, और उन्हें प्रॉपरली अचीव करने की कोशिश से ही हमने जो प्लान्स हैं वो बनाने हैं। दीज गोल्स ऑफन रिलेट टू ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस। और ये गोल्स जो ऑब्जेक्टिव्स है वो ऐसे होने चाहिए जिसमें सोसाइटी का वेलफेयर हो, सोसाइटी की ग्रोथ और सोशल जस्टिस को फॉलो किया जा सके। नाउ फर्स्ट अब हम करेंगे लॉन्ग टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारी कंट्री के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? नंबर फर्स्ट इज अ जीडीपी ग्रोथ। पहला हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जीडीपी जो ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसकी ग्रोथ की जा सके। इंक्रीज इन जीडीपी मीन्स इम्प्लाइज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी। क्योंकि जीडीपी का मतलब, जीडीपी को ग्रोथ करने का मतलब क्या है? जीडीपी को ग्रोथ करने का मतलब ये है कि जो कंट्री की आउटपुट है, इकोनॉमी की जो आउटपुट है, जो प्रोडक्शन है, उसका लेवल इंक्रीज किया जा सके। It implies an increase in the flow of goods and services in the economy. अब आउटपुट को इंक्रीज करने का मतलब क्या है? कि ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हो, इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई की जाए। When the increase in flow of goods and services is consistent over a long period of time, it is called economic growth. Thus GDP growth leads to economic growth. क्या कि जैसे जैसे गुड्स एंड सर्विसेज की जो फ्लो है इकोनॉमी में वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, लंबे समय के लिए इंक्रीज़ होगा, तो इससे क्या होगा? अगर गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो इंक्रीज़ हो रहा है मतलब उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रही है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रही है मतलब कि सोसाइटी में जो एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज़ हो रही है। अगर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रही है मतलब कि लोगों को पैसा मिल रहा है, अगर पैसा मिल रहा है मतलब कि लोगों के पास इतने पैसे हैं कि वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज़ करें, वो उनके पास पैसा है खर्च करने के लिए। मतलब ओवरऑल एक सर्कल की तरह घूमता जाएगा, तो जिसका मतलब कि इकोनॉमी में फ्लो ऑफ मनी हो रहा है, मनी फ्लो कर रहा है, जिसका मतलब कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है। ठीक है। इंक्रीज इन जीडीपी डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स। अब जीडीपी जो इसकी इंक्रीमेंट 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इंक्रीज इन रिसोर्स बेस ऑफ द कंट्री एंड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी थ्रू द इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। क्योंकि कंट्री के जो रिसोर्स बेस है, जहाँ से हमें बेसिक रिसोर्सेज मिलते हैं, उसका इंक्रीमेंट होना, और कंट्री की जो प्रोडक्टिविटी है, कंपनीज़ की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो रही है। किससे? इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही है उसको यूज़ करते हुए जो उसकी प्रोडक्शन है वो प्रोडक्टिविटी वो इंक्रीज़ हो रही है। इन दोनों से जीडीपी कंट्री की इंक्रीज़ होती है। प्लानिंग इन इंडिया इज़ टू इंश्योर दैट नेचुरल रिसोर्सेज आर फुली एक्सप्लोर्ड एंड द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इज़ कंटिन्यूसली इम्प्रूव्ड। ये इंडिया की जो प्लानिंग क्या कहती है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसे प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ किया जा सके, जो भी उसके रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज स्पेशली, उसे अच्छे से हम यूज़ करें, अच्छे से उसे प्रॉपर्ली हम उसे यूटिलाइज़ करें, ताकि जो नेचुरल रिसोर्सेज, इंडिया जो है फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एक ऐसी कंट्री जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं और वेस्ट जाती हैं, तो उनको वेस्ट ना करते हुए उनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करें ताकि कंट्री की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो, और जो प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी है उसे भी कंटिन्यूसली इम्प्रूव करती जाए, जिससे जीडीपी ग्रोथ जो है वो जो भी हमारा टारगेट है उसे अचीव किया जा सके। नेक्स्ट इज़ अ फुल एम्प्लॉयमेंट। Full employment refers to a situation when all the people who are able to work and willing to work at a market wage rate are getting work. Full employment का मीन्स क्या है कि जो लोग काम करने के लायक है, काम करना चाहते हैं,
और वो करंट मार्केट वेज रेट के अकॉर्डिंग उन्हें काम मिल रहा है। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे जो काम करने के इच्छुक लोग हैं, जो काम कर सकते हैं, उन्हें वो काम मिल रहा है और प्रॉपर वेज रेट पे काम मिल रहा है, उन्हें कम पैसों पे काम नहीं मिल रहा है, जितना उस पर जितना उनका रेट बनता है उसी के अकॉर्डिंग उन्हें काम मिल रहा है। उस सिचुएशन को फुल एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। या फिर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो फुल एम्प्लॉयमेंट ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसा टाइम है जहाँ पे जो लोग काम करना चाहते हैं और जिस वेज रेट पे काम करना चाहते हैं और वो उस काम करने के लायक है, उन्हें वो काम मिल रहा है, तो उसे पूरा रोज़गार कहा जाएगा। इन अदर वर्ड्स, दोज हु आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क मस्ट गेट द वर्क। जो काम करने के लायक है और जो काम करना चाहते हैं उन्हें वो काम मिल रहा है, उसे क्या कहा जाएगा? फुल एम्प्लॉयमेंट। दिस इज़ अ सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। इसे प्लानिंग का सोशल ऑब्जेक्टिव भी कहा जाता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट फोकस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ। इट इम्प्लाइज कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या? इंक्लूसिव, कंट्री की इंटरनल जो ग्रोथ है उसे इम्प्रूव किया जाए। मोर एंड मोर पीपल शुड पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए पार्टिसिपेट करें। सेकेंड इज बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ मस्ट बी शेयर्ड अक्रॉस वाइडर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब इसमें क्या बताया जा रहा है इसमें कि जो सोसाइटी के वाइडर सेक्शंस हैं, जो भी ग्रोथ हो रही है, वो उनके सभी डिपार्टमेंट, सभी सेक्शंस के साथ इक्वली शेयर किए जाएं। थर्ड पॉइंट इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्वालिटी। अब इसमें क्या बताया गया है? इकोनॉमिक ग्रोथ वुड बिकम अ मीनिंगलेस एक्सरसाइज इफ द benefits of growth accrue to only a handful of people in the society। क्या है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ तब तक मीनिंगलेस है, मतलब इकोनॉमी जो हमारी ग्रो कर रही है, जीडीपी इंक्रीज कर रही है, तब तक मीनिंगलेस है अगर वो कुछ लोगों तक ही डिपेंडेंट है, कुछ लोगों तक ही उसका जो बेनिफिट है वो पहुँचे। ठीक है, अगर उसका बेनिफिट सभी लोगों तक पहुँच रहा है तो इकॉनमी ग्रो करेगी। अगर उसका बेनिफिट जो है सिर्फ कुछ लोगों तक पहुंच रहा है, सिर्फ क्रीम पे पहुंच रहा है, पूरी सोसाइटी में नहीं पहुंच रहा, तो वो हमारे लिए मीनिंगलेस है। नोट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन केयरफुली। ग्रोथ सर्व्स वर्चुअली नो पर्पस इन सोसाइटी वेयर रिच टेंड्स टू बिकम रिचर एंड पुअर कंटिन्यूज टू स्ट्रगल इवन फॉर द इंसेंशियल्स ऑफ लाइफ। कह रहे कि ग्रोथ उतनी देर तक हमारे लिए किसी काम की नहीं है, ऐसी ग्रोथ हमारे किसी काम की नहीं है जितनी देर तक अमीर जो है वो और अमीर होता जा रहा है और पुअर जो गरीब लोग हैं वो अपनी जो ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं उसे भी पूरी नहीं कर पा रहे। तब तक ग्रोथ हमारे किसी काम का नहीं है। जब तक अमीर जो अमीर होता जा रहा है और गरीब रोटी के लिए भी तरस रहा है, तब तक ऐसी ग्रोथ हमारे किसी काम की नहीं है। Benefits of growth must spread across all the section of the society so that the distribution of income becomes equitable। क्योंकि जो सोसाइटी की ग्रोथ हो रही है वो हर सेक्शन, इकोनॉमी के हर सेक्शन, सोसाइटी के हर सेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, हर सेक्शन तक पहुंचनी चाहिए। इसी से हमारी जो सोसाइटी है वो इक्विटेबल होगी, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो इक्वल होगी। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इम्प्लाइज सोशल इक्वालिटी एंड This is one of the principal objective or goal of planning in India। कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इंडिया की इकॉनमी के लिए बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, जिसका रिज़ल्ट क्या होगा कि सोसाइटी में एक इक्वालिटी लाई जा सकती है, एक जो लेवल है वो मेंटेन किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अ मॉडर्नाइजेशन। It refers to the updation and adoption of modern technology in the process of growth। अब इस पॉइंट में क्या बता रहे हैं कि हमें टाइम टू टाइम जो हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर रही है, मॉडर्नाइजेशन आ रही है, हमें उसे भी अडॉप्ट करना है, अपनी टेक्नोलॉजी को भी अपडेट करते रहना है टाइम टू टाइम। एज नोटेड अर्लियर, आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड आइदर बाय इंक्रीजिंग द पूल ऑफ रिसोर्सेज और बाय यूजिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। जो प्रोडक्शन है, जो उसकी आउटपुट है, उसे तभी इंक्रीज हो सकती है या तो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो कह लो कि रॉ मटेरियल है वो इंक्रीज़ हो, या फिर हमारी टेक्नोलॉजी जो है उसे इम्प्रूव किया जाए। इन्हीं दोनों फैक्टर्स से जो आउटपुट है उसे इंक्रीज़ किया जा सकता है। मॉडर्न एज इज़ द एज ऑफ साइंस एंड इनोवेशन। साइंस हैज़ ऑफर्ड us new ways of doing things and such that productivity in farms and factories has shown an exponential rise over time। क्योंकि मॉडर्न एज एक आजकल का टाइम ऐसा टाइम है जहाँ पे साइंस और इनोवेशंस ही मेन जो है, साइंस और इनोवेशंस ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साइंस क्या करती है? साइंस हमें नए नए तरीके बताती है एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए, जिससे
प्रोडक्टिविटी, जो हमारे फार्म्स हैं उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जा रहा है, या हमारे फैक्ट्रीज़ की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जा रहा है, जिसका हम रिज़ल्ट हमें पता लग ही रहा है कि हमें ऐसी मेडिसिन, ऐसी स्प्रेस वगैरह दी जा रही है जैसे जहाँ पे एक लिमिटेड एरिया में पहले कुछ हेक्टेयर्स, कुछ किलोग्राम्स की प्रोडक्शन की जाती थी, पर आज के टाइम पे वहाँ पे कुछ काफ़ी थाउजेंड्स या काफ़ी लैक्स किलोग्राम्स की प्रोडक्शन की जा रही है. Green revolution in Indian agriculture is a well-known example of how technology can bring about revolutionary change in output. क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन एक हमारे लिए एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है जो हमें बताता है कि टेक्नोलॉजी में चेंज लाने से कैसे जो इंडियन फार्मिंग है उसमें डेवलपमेंट हुई है. रिसेंटली IT revolution has redefined the concept. Recently, IT revolution redefined the concept of domestic production through BPOs. कि IT सेक्टर में भी अब BPOs के थ्रू जो बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग है उसके थ्रू काफ़ी ज़्यादा जो डेवलपमेंट वो उसमें बताई गई है. IT में भी काफ़ी रेवोल्यूशन आई है. हाउएवर मॉडर्नाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गोल्स ऑफ प्लान्स इन इंडिया हैज़ अ सोशल एंगल एज वेल. क्योंकि अब मॉडर्नाइजेशन का सोसाइटी की तरफ भी कुछ आउटपुट जो है सोसाइटी वेलफेयर के लिए, इंडिया में सोसाइटी वेलफेयर के लिए भी उनके कुछ गोल्स होते हैं. ये रेफर्स टू मॉडर्नाइजेशन सोशल आउटलुक. सोसाइटी के आउटलुक में कुछ मॉडर्नाइजेशन आ रही हैं. कन्वेंशनल विजडम विदाउट अ वैलिड रीजन मस्ट गिव अ वेट टू मॉडर्न लुक. इट इंक्लूड्स इशू लाइक एम्पावरमेंट ऑफ women so that like men they are also participate in the process of production and contribute to the process of economic and social prosperity. कि अब जो सोसाइटी में क्या उनकी चेंजेस आ रहे हैं, सोशल आउटलुक क्या चेंज आ रही है सोशल आउटलुक में, कि उसमें क्या मॉडर्नाइजेशन आ रही है. पहले जहाँ पे जो काम सिर्फ आदमी करते थे, मेन करते थे, आज के टाइम में वीमेन को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जा रही है, वो भी इक्वली हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. नेक्स्ट इज द सेल्फ सफिशेंसी. इट रेफर्स टू स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू प्रोवाइड एसेंशियल गुड्स विदाउट द हेल्प ऑफ अदर. ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे एसेंशियल गुड्स जो होते हैं, जो ज़रूरी गुड्स होते हैं, जैसा कि खाना जिसमें आता है, फूड ग्रेन्स आते हैं, वो ये कैसी सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे हर इंसान को, हर पर्सन को जो एसेंशियल गुड्स है वो रिसीव हो, वो मिलें, मतलब वो बिना किसी की हेल्प से अपने जो बेसिक नीड्स हैं उसे फुलफ़िल कर सकें. दिस गोल वाज अकॉर्डेड दी हाई प्रायोरिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 प्लान्स. क्या कि ये जो गोल है ये फर्स्ट 7 प्लान्स में इसको काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई थी, इसे अचीव करने की काफ़ी कोशिश की गई थी. द बेसिक आइडिया वाज नॉट टू एक्सपोज इंडियन इकोनॉमी टू द पॉलिटिकल प्रेशर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सिंपली बिकॉज वी आर डिपेंडेंट अपॉन दैम for the supply of essential goods. Indeed, it happened in 1965 when USA threatened to stop export of food grain to India. If it didn't stop, then war with Pakistan. India wanted to self-sufficient in food grain production to avoid the uncertainties of supplies from the rest of the world. क्या कि इसका मेन मोटिव ये नहीं था कि वो इंडिया की इकोनॉमी को एक्सपोज करना चाहते थे, इसका मेन मोटिव ये था कि इंडिया जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपने ऊपर ही डिपेंड रहे, इससे फूड ग्रेन्स के लिए दूसरी कंट्रीज़ पर डिपेंड ना रहना पड़े. नेक्स्ट टॉपिक इज शॉर्ट पीरियड गोल्स और शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स. अब शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स क्या है इंडिया के? व्हेन द फर्स्ट प्लान वाज इनिशिएटेड द कंट्री वाज बैटलिंग सर्व शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स. क्या कि जब पहला 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था तब उस टाइम पे सोसाइटी में इंडिया की जो इकॉनमी है वहाँ पे फूड ग्रेन की बहुत कमी थी. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्लान फोकस्ड ऑन हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एज अ प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव. तो उस फर्स्ट प्लान में मेन मोटिव उनका यही था कि अपनी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसे इंक्रीज़ किया जा सके, उसे बढ़ाया जा सके. नेक्स्ट पॉइंट इज enthusiastic achievement of the first plan promoted the planners to shift the focus from agriculture to industry. क्या कि पहला प्लान अचीव करने के बाद इनका मेन मोटिव ये हो गया कि लोगों को एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की ओर शिफ्ट किया जाए. Accordingly, increase in industrial production was taken as a principal objective during the second plan. So इस टारगेट को अचीव करने के लिए जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसे इंक्रीज़ किया जाना शुरू किया और यही इनका सेकेंड प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव था. थर्ड प्लान इज
emphasized the need of self-sufficiency in food grain production, while the fourth plan focused on price stability and fuller utilization of manpower. थर्ड प्लान क्या था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि सेल्फ सफिशेंसी, कि इकॉनमी जो है हमारी इंडिया की इकॉनमी जो है मिनिमम फूड ग्रेन्स के लिए सेल्फ सफिशेंट हो, इन्हें दूसरों पे डिपेंड ना रहना पड़े फूड ग्रेन्स के लिए। और फोर्थ प्लान में ये मेन ऑब्जेक्टिव था कि इकॉनमी में प्राइस की स्टेबिलिटी लाई जाए, कि पहले जो प्राइस कभी इंक्रीज़ हो जाते थे कभी डिक्रीज़ हो जाते थे, अचानक से इंक्रीज़ हो जाना अचानक से डिक्रीज़ होना, तो उसमें स्टेबिलिटी लाई जा सके और जो मैन पावर है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ किया जा सके। ऐसा ना हो कि 6 महीने कोई काम कर रहा है, 6 महीने काम नहीं कर रहा, उन्हें सैलरी दे रहे हैं, उन्हें सैलरी नहीं दे रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी को सैलरी दी जा रही है तो उसे प्रॉपरली यूटिलाइज़ की भी किया जा सके। फिफ्थ पॉइंट इज़ एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी was the principal objective of fifth and sixth plan, while seventh plan again stress the need of greater employment opportunities। क्या फिफ्थ और सिक्स प्लान में ये था कि पॉवर्टी को डिक्रीज़ किया जा सके, पॉवर्टी को रिमूव करने की कोशिश की जानी शुरू हो गई। और सेवन्थ प्लान में ये मेन ऑब्जेक्टिव था कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ किया जाए। द एट्थ प्लान reinforced the objective of full employment besides universalization of education। क्योंकि एट्थ प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव था फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब कि जितने लोग विलिंग है काम करने हैं सभी को काम प्रोवाइड किया जा सके। और इसके लिए यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन मतलब कि हर किसी को एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की, बेसिक एजुकेशन जो है प्रोवाइड की जानी शुरू कर दी गई। ग्रोथ एंड प्राइस स्टेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट सस्टेनेबल वाज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ नाइन्थ प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव था प्राइस की स्टेबिलिटी लाना और एनवायरमेंटल जो सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट में जो एक स्टेबिलिटी लाने थी वो टिका रही, ये नहीं कभी कुछ चेंजेस आ रहे कभी कुछ चेंजेस आ रहे, इस पॉइंट को रिमूव किया जाना। ग्रोथ इनका मेन ऑब्जेक्टिव है, ग्रोथ और प्राइस स्टेबिलिटी इसका मेन ऑब्जेक्टिव बना। टेंथ प्लान इज स्टेबिलिटी। टेंथ प्लान स्ट्रेस्ड द नीड फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। टेंथ प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि लोगों की जो लाइफ की क्वालिटी है उसमें वो इम्प्रूव की जाए, उसको बेटर किया जाए। पॉवर्टी रिडक्शन, जॉब क्रिएशन, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट वर द फोकस एरिया ऑफ 11th प्लान। और 11th 5-year प्लान का मेन मोटिव था पॉवर्टी को रिड्यूस किया जाए और इन जो एजुकेशन है जॉब क्रिएट्स की जाए और इन्वायरमेंट जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए जिस एजुकेशन प्रोवाइड करके। और 12th 5-year प्लान का ये मेन मोटिव था स्ट्रेस द नीड ऑफ सस्टेनेबल एज वेल एज इंक्लूसिव ग्रोथ। जो 12th प्लान का मेन मोटिव था कि सस्टेनेबल ग्रोथ हो, रेगुलर ग्रोथ हो और इंक्लूसिव ग्रोथ हो। ये नहीं है कि मतलब बाहर का जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसकी वजह से ग्रोथ, बल्कि इंडिया के अपनी इन्वेस्टमेंट से ही इंडिया की ग्रोथ हो। ये आपको अलग अलग पीरियड्स के बारे में बताया हुआ है, उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में इसमें बताया हुआ है, यू शुड गो थ्रू इट। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड अंडर द प्लानिंग टिल 1991। ये टॉपिक और नेक्स्ट टॉपिक्स जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली यू शुड गो थ्रू अप टू दिस टॉपिक long term short term objectives of Indian planning, and we will discuss your problems in your next Zoom meeting. Thank you.